प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा आज का सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का टॉपिक है खंड शिक्षण की विशेषता। खंड शिक्षण की विशेषता, खंड शिक्षण क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषता है। एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत जो सिलेबस तैयार किया गया है, टीचर एजुकेशन जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, उस पेपर के अंतर्गत शिक्षण अभ्यास एवं खंड शिक्षण को भी जो बातें सिलेबस में बताई गई है, विषय वस्तु जोड़ी गई है, उसके अंतर्गत मैं आपको वीडियो लेकर के आया हूं। क्योंकि खंड शिक्षण आपने बीएड में भी पढ़ा होगा और एमएड में भी हम खंड शिक्षण की जानकारी आज दे रहे हैं। तो खंड शिक्षण के अंतर्गत छात्राध्यापकों को, शिक्षणार्थियों को इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है कि वो जहां विद्यालय में जब जाता है तो संपूर्ण विद्यालय का उत्तरदायित्व उस विद्यार्थी को सौंप दिया जाता है कुछ समय के लिए। वो उत्तरदायित्व प्रार्थना सभा से लेकर और विद्यालय समाप्ति तक वो कार्यक्रम संपन्न करता है। उस कार्यक्रम संपन्न करने का एक उद्देश्य यह रहता है कि हम शिक्षणार्थी को या विद्यार्थी को या छात्राध्यापक को इस प्रकार से तैयार करें, एक आदर्श टीचर के रूप में तैयार करें, ताकि वो विद्यालय की संपूर्ण जिम्मेदारी को निभा सके। प्रार्थना सभा से लेकर छुट्टी तक का कार्यक्रम जो विद्यालय में संपन्न किया जाता है, उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए खंड शिक्षण में सारी चीजें बताई जाती हैं। इस खंड शिक्षण में विभिन्न प्रकार से जो विद्यालय का संचालन वहां का एचएम करता है या अध्यापक करते हैं, उसी प्रकार से शिक्षणार्थी या छात्राध्यापक भी उसका विद्यालय का संचालन करते हैं। प्रार्थना सभा भी वो करवाते हैं, विद्यार्थियों की व्यवस्थित वो करते हैं, कक्षा में व्यवस्थित छात्रों को बैठाते हैं और कालांश के हिसाब से छात्राध्यापकों को प्रत्येक विषय के अंतर्गत वो भेजते हैं। और भेजने के पश्चात जो भी टाइम टेबल के हिसाब से बनाया गया है, संपूर्ण दिन भर का कार्यक्रम जो भी हमारे स्कूल का समय है, उसके अंतर्गत जो टाइम टेबल बनाया गया है, जिसमें खेल का कार्यक्रम भी होता है और खेल के कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी गेम्स भी हम कराते हैं। तो ये सारा संपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो खंड शिक्षण में छात्राध्यापक करता है। तो प्रार्थना सभा से लेकर के छुट्टी तक का जो भी कार्यक्रम है वो पूरा संपन्न इसलिए करवाया जाता है कि आदर्श शिक्षक के गुण उनमें विकसित हो, आदर्श शिक्षक वो बने। तो आज हम खंड शिक्षण की विशेषताओं को एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और आशा नहीं आपकी समझ में आएगा। तो पहला बिंदु है वास्तविक शिक्षण के साथ साथ सहगामी गतिविधियों का ज्ञान। वास्तविक शिक्षण के साथ साथ सहगामी गतिविधियों का ज्ञान भी खंड शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत हम छात्राध्यापकों को देते हैं या छात्राध्यापकों को देते हैं। वास्तविक शिक्षण, जब खंड शिक्षण में वो पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाते हैं, खंड शिक्षण के अंतर्गत वो विद्यालय में जाते हैं, तो वास्तविक शिक्षण के साथ वो जुड़ते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सारी क्रियाओं को वो देखते हैं, उनका संचालन उनको करना पड़ता है, उनकी व्यवस्था उनको करनी पड़ती है। तो वास्तविक शिक्षण के साथ साथ सहगामी गतिविधियों का ज्ञान भी उनको होता है। जो स्कूल में शिक्षण तो हो रहा है, लेकिन शिक्षण के साथ साथ सहगामी गतिविधियां कौन कौन सी हो रही है, जो शिक्षण के साथ साथ चल रही है, उन गतिविधियों का ज्ञान भी छात्र अध्यापकों को इसके अंतर्गत सिखाया जाता है। ये भी विशेषता होती है। जब भी वो स्कूल में जाएं, ये सारी प्रक्रियाओं को वो जाने, सारी वास्तविकता शिक्षण को जाने, वास्तविक शिक्षण के साथ साथ सहगामी गतिविधियों का भी वो ज्ञान प्राप्त करें। क्या क्या वहाँ पाठ्यक्रम के साथ साथ, स्कूल के संचालन के साथ साथ अन्य जो कार्य क्या किए जा रहे हैं, उन सारी गतिविधियों का भी उनको संचालन करना आना चाहिए, उनकी जानकारी उनको होना चाहिए, उनके बारे में ज्ञान उनको होना चाहिए। ये बातें हम खंड शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत भी हम उनको समझा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए वास्तविक शिक्षण के साथ साथ
सहगामी गतिविधियों का ज्ञान भी उनको प्राप्त होता है। दूसरा है व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं के समाधान की योग्यता विकसित करना। व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं के समाधान की योग्यता किस प्रकार से विकसित की जाए, ये भी एक खंड शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत हम उनको ले सकते हैं कि व्यवहारिक शैक्षिक समस्या, जब हम वास्तविक शिक्षण जब कराते हैं तो व्यवहारिक रूप से शैक्षिक समस्या कौन कौन सी हमारे सामने आती है, ऐसी कौन कौन सी कठिनाई है, वो उन समस्याओं के समाधान की योग्यता हमें किस प्रकार से विकसित हो सकती है, किस प्रकार उसका हम समाधान कर सकते हैं, इस खंड शिक्षण में सारी चीजें बताई जाती हैं। क्योंकि हम ये सारी चीजें ट्रेनिंग में उनको इसलिए बताते हैं कि ये समस्याएं जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको आपके सामने ये समस्याएं आपके सामने खड़ी होगी, उस प्रकार से आप इन समस्याओं का समाधान इस प्रकार से करोगे। तो ये जो समस्याएं हैं व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं का समाधान की योग्यता विकसित करना भी इन विशेषताओं का कार्य माना जाता है, जो छात्र अध्यापकों में बहुत जरूरी है। क्योंकि खंडित शिक्षण एक ऐसा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य होता है कि प्रार्थना सभा से लेकर के और छुट्टी तक का कार्यक्रम जो होता है विद्यालय का, वो संपूर्ण उत्तरदायित्व छात्र अध्यापक उसको निभाता है, विद्यार्थियों की सारी व्यवस्था वो करता है। इसलिए कई प्रकार की शैक्षिक समस्याएं भी उनके सामने खड़ी हो जाती है। उन शैक्षिक समस्याओं के समाधान की योग्यता उनमें विकसित करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि हम समस्याओं का समाधान वो कर सके और वहां पर ठीक प्रकार से विद्यालय का संचालन हो सके। इसलिए शैक्षिक समाधान की योग्यता विकसित करना भी ये विशेषताओं का कार्य माना। अगला है शिक्षण के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन संचालन का अवसर। शिक्षण के अतिरिक्त भी जो हमारा शिक्षण विद्यालय में चल रहा है, विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, कालांशों के हिसाब से छात्र अध्यापक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों को, जो छात्र अध्यापक विद्यार्थी होते हैं, छात्र अध्यापक उनको भेजा जाता है और विद्यार्थियों को विषय वस्तु जो शिक्षण है वो करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन, जो पाठ्य सहगामी पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली ऐसी क्रियाओं को हम पाठ्य सहगामी क्रिया कहते हैं, जो पाठ्यक्रम के साथ साथ चलती रहती है, वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन हम किस प्रकार से करें, उसका रूपरेखा हम किस प्रकार से बनाएं, उसका किस प्रकार से हम उसका संचालन करने की प्रक्रिया हम करें, किस प्रकार से हम छात्रों को उसमें जोड़ें, कि कौन कौन से छात्रों को उसमें समूह बनाकर हम इकट्ठा करें और उस चीज को संचालन करने का हम अवसर प्राप्त करें। ये सारी चीजें जो है उनका संगठन एवं संचालन, दो प्रकार की बात आती है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। ये पहले तो हम उसका संगठन करें, फिर उसका संचालन, उसको रूप देने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए उसका संचालन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये भी एक खंड शिक्षण के अंतर्गत हम छात्र अध्यापकों को इन विशेषताओं के अंतर्गत बताते हैं, ताकि जब भी वो विद्यालय में जाएं इन सारी क्रियाओं को वो अपना सके, विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं से जुड़ सके, उसका संगठन कर सके, उसका संचालन कर सके और विद्यार्थियों में इसको जोड़ करके उन सारी प्रक्रियाओं को जोड़ करके विद्यार्थियों को ये पाठ्य क्रियाओं से अवगत करा सके और उनमें भागीदारी उनका निभा सके। तो ये सारा कार्यक्रम भी हम खंड शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत में छात्र अध्यापकों को जोड़ते हैं। तो कई प्रकार का जो हमारे शिक्षण के अतिरिक्त जो कार्यक्रम होते हैं वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन में संचालन का अवसर भी उनको प्रदान किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है, ताकि छात्र अध्यापक ये सीख जाए और विद्यालय में अच्छा प्रकार से वो अपना कार्यक्रम को संचालन कर सके और विद्यार्थी में वो ज्ञान विकसित कर सके, तो पाठ्य सहगामी आपका ज्ञान वो प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सके। अगला है छात्र अध्यापकों में विभिन्न प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना, शिक्षक, संगठनकर्ता और पर्यवेक्षक। छात्र अध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना भी वहां सिखाया जाता है, क्योंकि जो छात्र अध्यापक वो होता है, जब वो अध्यापक का रूप ले लेता है वहां जाकर, संपूर्ण व्यवस्था जब वो संभालता है, तो वो अलग अलग अपनी भूमिकाएं निभाता है। अलग अलग प्रत्येक दिन एक दिन किसी को हम एचएम बना देते हैं, अन्य छात्रों को अध्यापक बनाते हैं, फिर दूसरे दिन किसी छात्र को दूसरे को एचएम बनाते, फिर वो अध्यापक बन जाते, तो ये संचालन चलता रहता है। तो खंड शिक्षण बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जो एक आदर्श
टीचर के रूप में जब अगर हम आदर्श टीचर को देखा जाए तो खंडित शिक्षण से जुड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण विद्यालय की जो समस्या उनके अवगत हो जाती है, उनका संचालन करना आ जाता, उनका संगठन करना आ जाता है, उनका विभिन्न प्रकार के संचालन करना आ जाता है, तो कई प्रकार की ये बातें आती है। इसलिए अध्यापकों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है, अलग अलग भूमिकाओं का घंटी भी लगानी पड़ती है, कालांशों में जाना पड़ता है, एचएम का भी पद ग्रहण करना पड़ता है, उपस्थिति भी लेनी पड़ती है, कई प्रकार पोषाहार का भी कार्यक्रम संभालना पड़ता है, कई अन्य रिकॉर्ड भी संधारण किए जाते हैं, वो भी चीजें, तो अनेक प्रकार की भूमिकाओं पर निर्वाह वो करता है। क्योंकि ज्यादा अध्यापक तो विद्यालय में नहीं होते, लेकिन जब छात्रों की संख्या होती है, लेकिन सभी छात्रों की संख्या को देखते हुए हमें कई प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह अलग अलग प्रकार से करना होता है उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत। तो ये भी एक है छात्र जो है विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना, जिसमें शिक्षक की भूमिकाओं का निर्वाह, समय समय पर कालांश में जाना, समय पर कालांश लगाना, विषय वस्तु की तैयारी करके जाना, सहायक सामग्री बना करके ले जाना, छात्रों की समस्याओं को अवगत कराना, निर्देशन और परामर्श देना, और अन्य समस्याओं, शैक्षिक समस्याओं से जूझना, व स्कूल के वातावरणीय समस्याओं से भी अवगत कराना, सामाजिक समस्या भी छात्रों के जो उनको भी सुनना, ये सारी चीजें एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसका भी निर्वाह करना एक शिक्षक के लिए परम आवश्यक हो जाता है। दूसरा है संगठनकर्ता जो कार्यक्रम है उसका किस प्रकार से रूपरेखा हम बनाएं, किस प्रकार उसका संगठन करें, और किस प्रकार संगठन करते हुए इसको किस प्रकार से क्रियान्विति की ओर हम ले जाएं, तो ये एक संगठनकर्ता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो भी एक कई प्रकार से भूमिका का निर्वाह करता है। पर्यवेक्षक इनके जो पर्यवेक्षक है, छात्रों में से छात्र अध्यापक में पर्यवेक्षक जो छात्र अध्यापक पढ़ा रहे हैं शिक्षण के दौरान कालांशों में पढ़ा, उनका पर्यवेक्षण किया जाता है, वो ठीक प्रकार से अपनी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं नहीं, ठीक प्रकार से संचालित शामपट पूर्ति ठीक प्रकार से की है नहीं, किस शामपट में लेखन ठीक प्रकार से है या नहीं, या छात्र में संप्रेषण ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं, कक्षा की व्यवस्था ठीक है या नहीं, ये सारा जो पर्यवेक्षक का कार्य है वो भी निर्वाह इनके द्वारा किया जाता है। ऐसी भूमिकाएं कई प्रकार की छात्र अध्यापक निभाते हैं खंड शिक्षण के अंतर्गत। वो भूमिका के अंतर्गत वो चलते रहते हैं, और चलने के पश्चात हम देखते हैं कि ये सारा प्रोग्राम इनके अंदर संपन्न किया जाता है। अगला है विद्यालय प्रारंभ होने से विद्यालय समय समाप्ति तक छात्र अध्यापक को उपस्थित रहना पड़ता है। ये कार्यक्रम जो खंड शिक्षण का होता है वो एक ऐसा कार्यक्रम हो जाता है कि वो मैंने पहले भी बताया था, विद्यालय प्रारंभ होने से विद्यालय समय समाप्ति तक छात्र अध्यापक को उपस्थित रहना पड़ता है। खंड शिक्षण का ऐसा कार्यक्रम है यहाँ पर प्रार्थना सभा से लेकर के छुट्टी तक का जो कार्यक्रम होता है, जब तक हम छुट्टी नहीं हो जाती, पूरे जो छात्र अध्यापक है, जो ट्रेनर है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, छात्र अध्यापक हैं, जो प्रशिक्षणार्थी है, वो विद्यालय में गए हुए हैं या खंड शिक्षण का कार्यक्रम अपना रहे, उनको पूरे समय रहना पड़ता है जब तक कि स्कूल का समय होता है, ताकि वो पूरी गतिविधियों की जानकारी उनको मिल जाए, किस प्रकार से हम विद्यालय का संचालन करें, किस प्रकार हमें विद्यालय को समय समाप्ति के बाद हम उसको बंद करें, किस प्रकार से हमें रिकॉर्ड को रखना चाहिए ताकि सुबह आते हुए हम व्यवस्थित सामग्री हमें मिले। ये सारी संपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो छात्र अध्यापक की होती है। तो ये भी खंड शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत हम उनको सिखाते हैं। अगला है विद्यालय को पूर्ण रूप से एक समूह द्वारा निश्चित समय के लिए अपने नियंत्रण में रखना। विद्यालय को पूर्ण रूप से एक समूह, जो हमारा टीम टीचिंग या खंड शिक्षण का जो समूह होता है, वो विद्यार्थी होते हैं, प्रशिक्षणार्थी होते हैं, उनको निश्चित समय के लिए अपने नियंत्रण में जो विद्यालय उनको सौंप दिया जाता है, और सौंपने के पश्चात पूरा कार्यक्रम उनके अंतर्गत संपन्न किया जाता है। विद्यालय के जो पूर्ण रूप से एक समूह के द्वारा निश्चित समय के लिए अपने नियंत्रण में रखा जाता है, और नियंत्रण में रखने के पश्चात सारा संचालन उनके द्वारा किया जाता है, जो कि उपस्थिति से लेकर के विभिन्न प्रकार का रिकॉर्ड संधारण करना, टीसी, सीसी, चरित्र प्रमाण पत्र जो भी है, अपने अभी अन्य अभिलेख है, विभिन्न प्रकार के एनरोलमेंट रजिस्टर है, नामांकन रजिस्टर होता है वो भी है, पोषाहार संधारण रजिस्टर होता है, या अन्य डाक विवरण रजिस्टर होता है। जो ये सारी जो चीजें हैं उनको निश्चित समय के लिए वहाँ पर सिखाई जाती है। वो विद्यालय में जो भी अध्यापक वहाँ के होते हैं, जो संचालित विद्यालय का कर रहे हैं, उनके द्वारा वो चीज़ें बताई जाती हैं, उनका सहयोग लिया जाता है, और विद्यालय को पूर्ण रूप से एक समूह द्वारा निश्चित समय के लिए अपने नियंत्रण में रखा जाता है,
ताकि उनका जो नियंत्रण में जो समय होता है वो समाप्त जब हो जाता है, ट्रेनिंग उनकी हो जाती है, ब्लॉक टीचिंग उनकी हो जाती है, खंड शिक्षण उनका हो जाता है, तब वो जिम्मेदारी पूर्वक जिस कार्य को वो कार्य नियंत्रण में लिया है उस कार्य को वो पुनः उनको सौंप दिया जाता है, ताकि उनके जो खंड शिक्षण पूरा हो जाता है। ये सारी चीजें सीखने के लिए अपनाई जाती है ताकि वो आदर्श टीचर बन सके, अच्छा अध्यापक बन सके। इसलिए विद्यालय को पूर्ण रूप से एक समूह द्वारा एक निश्चित समय के लिए अपने नियंत्रण में रखना एक कार्यक्रम होता है, जो कि एक जो छात्र है विभिन्न प्रकार के समूह बनाकर अपने नियंत्रण में 4-4, 5-5 दिन के हिसाब से वो अपने बांट लेते हैं, उसके हिसाब से उसका पूरा संचालन करते हैं, ताकि जिम्मेदारी पूर्वक दूसरे फिर छात्रों को वो सौंप दिया जाता है, ऐसे चलता हुआ रहता है। तो एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है वो हमारा संपन्न हो जाता है, तो हमारे सीखने के अवसर भी कई प्रकार से मिल जाते हैं। तो खंड शिक्षण में बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिलती है। और जब हम शिक्षक का उत्तरदायित्व हमने जो पद ग्रहण करने के लिए अगर हमने चुनाव कर ही लिया, तो अच्छी तरीके से उसको हम शिक्षण का व्यवसाय को हम चुने और चुनने के पश्चात सीखने का प्रयास करें, जहाँ पर कोई भी कठिनाई इसके अंतर्गत ना आए और पूर्ण आदर्श टीचर बन करके हम निकले। ऐसे खंड शिक्षण को भी हम प्राप्त करें जो विद्यालय में जाकर सब गतिविधियों को सीखे, उसका संचालन करे, उसका संगठन करे, उसका पर्यवेक्षण का कार्य करे और अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करे। ये कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं, जो ये भी हमारे इसके अंतर्गत खंड शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत बताई जाती। अगला है वास्तविक शिक्षण। वास्तविक शैक्षिक व्यवस्था का ज्ञान होता है। तो जब हम खंड शिक्षण की विशेषता की अगर बात करें तो वास्तविक शैक्षिक व्यवस्थाओं का ज्ञान हमें इसके अंतर्गत ही मिलता है, क्योंकि अगर हम किसी कार्य को नहीं करेंगे, प्रयोगात्मक रूप में नहीं जाएंगे, अभ्यास के लिए नहीं जाएंगे, उसको देखेंगे नहीं, जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। सुनने को तो हम सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तक उस कार्य को नहीं करेंगे तब तक वास्तविक जानकारी हमें नहीं मिलेगी। इसलिए जब हम अपने नियंत्रण में विद्यालय को लेते हैं, जो समाप्ति तक विद्यालय समय समाप्ति तक विद्यालय को लेते हैं, कुछ समय के लिए नियंत्रण में लेते हैं, तो सारी वास्तविक जानकारी हमें इसके लिए अवगत हो जाती है। तो इसलिए वास्तविक शैक्षिक व्यवस्था का ज्ञान भी हमें इसके अंतर्गत मिलता है। तो खंड शिक्षण एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो अध्यापक के लिए बहुत आना जरूरी हो जाता है। इसलिए अध्यापक शिक्षा में एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा में खंड शिक्षण की भी बारे में बताया गया है कि छात्र अध्यापकों को ये ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि जब अध्यापक उनका कार्य वो करता है, इस पेपर के अंतर्गत वो जोड़ता है, अपने अध्यापक के व्यवसाय की जानकारी उनको जरूरी होनी चाहिए। इसलिए खंड शिक्षण का ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें कई प्रकार की सहगामी गतिविधियों की जानकारी का ज्ञान भी उसको होना चाहिए। विभिन्न प्रकार से शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने की भी योग्यता उसमें विकसित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन और संचालन का ज्ञान भी उसको होना चाहिए और छात्राध्यापकों विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना भी उनको आना चाहिए, जिसमें शिक्षक, संगठनकर्ता और पर्यवेक्षक, इस सभी प्रकार की भूमिकाएं उनको निभानी पड़ जाती है। इसलिए ये भी विशेषताओं में आती है, इसलिए हमें इनके लिए भी बहुत सीखना जरूरी हो जाता है। और विद्यालय प्रारंभ से लेकर छुट्टी तक का जो भी कार्यक्रम है उसमें छात्र अध्यापक को उपस्थित रहना जरूरी हो जाता, तो ये भी एक है। और विद्यालय को पूर्ण रूप से एक समूह के द्वारा एक नियंत्रण में ले लिया जाता है और उस कार्यक्रम को वास्तविक रूप से संपन्न किया जाता है, शैक्षिक या वास्तविक शिक्षण को उसमें अपनाया जाता है। तो ये भी एक कार्य है। और शैक्षिक व्यवस्था जो वास्तविक रूप का ज्ञान जो विद्यार्थियों को, छात्र अध्यापकों को मिलना चाहिए, वो इसी कार्य के अंतर्गत मिल सकता है। ऐसे खंड शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें इनसे मिलती रहती है। और जानकारी के अतिरिक्त अगर खंड शिक्षण में अगर हम जुड़ना चाहें तो बहुत सी चीजें हमें रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी हमें उपलब्ध रहती है। पोषाहार व्यवस्था जो उसमें संचालित है वो भी चीजें, अध्यापकों से भी हमें अच्छा व्यवहार रखना है, जो कि वहाँ से पहले से ही जो इसका संचालन कर रहे हैं, जहाँ भी कोई गवर्नमेंट विद्यालय हो या प्राइवेट सेक्टर का विद्यालय हो, वहाँ के स्टाफ साथियों से हमें मिलकर के अपने कार्य करना है। और वहाँ के अध्यापक है उनसे भी अपने सहयोगात्मक हमें सहयोग लेते हुए अपने कार्य को संपन्न करना होता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीखें और एक आदर्श टीचर के रूप में हम आए,
क्योंकि हमारा कार्यक्रम ये होता है कि आदर्श टीचर बनने के लिए हम कार्यक्रम को रखें, क्योंकि आदर्श टीचर जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हम शिक्षण के व्यवसाय को अच्छा नहीं मान सकते। इसलिए जब भी हम समाज में जाएं, अपनी आदर्शता की छाप छोड़ें और बच्चों को अपने सर्वांगीण विकास की ओर हम ले जाएं, क्योंकि शैक्षिक समस्याएं, विद्यालय की समस्याएं कई प्रकार की होती है, उसके लिए हमें समाधान करना भी आना चाहिए, जो कि खनिज शिक्षण के दौरान हमारे विभिन्न प्रकार के हमारे गुरुजन मन या हमारे जो प्रोफेसर हैं या हमारे जो सीनियर टीचर है उनके द्वारा कई प्रकार की जानकारी हमारे ट्रेनिंग में दी जाती है। उन ट्रेनिंग की जानकारियों को हम विद्यालय में अपनाएं, ताकि हम अपने आदर्श रूप में उनके सामने प्रस्तुत हो सके। तो मैंने एक एक चीज को बताने का प्रयास किया है, आपकी समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।